Hello, 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 hello. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर मैंने बताया था कमोडिटी फॉरवर्ड कैसे हो सकता है या फिर करेंसी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, ठीक है, और प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। वो सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर को, ठीक है। जैसे मैंने बताया था देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव: फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो फॉरवर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम लोग फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। ओके। फॉरवर्ड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉरवर्ड में जैसे कि मैंने बताया था, फॉरवर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी कमिट्स टू बाय and the other party commits to sell a specified quantity of an agreed upon asset and for a predetermined price at a specific date in future. ठीक है, it is it is a customized contract in the sense that the terms of the contract are agreed upon the individual parties. Hence, it is traded OTC over the काउंटर। ठीक है, देखिए फ्यूचर और फॉरवर्ड में केवल यही डिफरेंस है। मतलब जो हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ठीक है, वो डेरिवेटिव आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही मिलेगा, वो आप कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही कर सकते हो। मगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, वो आपका ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज जाने की जरूरत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए एक फार्मर है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी जो पार्टी है वो है ब्रेड मेकर। ठीक है, अभी इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, देखिए फार्मर क्या बोल रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्होंने, आई एग्री टू सेल 500 kgs ऑफ व्हीट एट 40 रुपीज पर केजी आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज से 3 महीने के बाद जो भी व्हीट, जो गेहूं है, वो हम 40 रुपीज केजी, 40 रुपए स्ट्राइक प्राइस पे, 40 रुपए के प्राइस पे आज से 3 महीने बाद 500 kg में बेच दूंगा। किसको? ब्रेड मेकर को। ठीक है, इससे क्या हुआ, दोनों ने अपने रिस्क को जो है कम किया। दोनों ने किस प्राइस जो फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है, प्राइस बढ़ने का या प्राइस कम होने का, फार्मर को लग रहा होगा शायद पता नहीं, हो सकता है आज से 3 महीने के बाद प्राइस 40 रुपीज ना रहे, तो इसलिए उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और जो ब्रेड मेकर है उसको लग रहा है कि यार बढ़ ना जाए, 40 रुपीज से प्राइस बढ़ ना जाए, तो उस रिस्क को कम करने के लिए उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया।
फिर क्या हुआ, आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ लेटर वो भी जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन उनको करना होगा आफ्टर 3 मंथ। तो ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, कौन कौन से टर्म्स हैं। अच्छा, यहाँ पे टर्म्स हम लोग नहीं, शायद हम लोग ने किया हुआ है, हाँ टर्म्स। अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो इसका मतलब जो है हम लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो ऑप्शंस हो या आपका फ्यूचर हो या स्वैप हो या आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, हर जगह जो है एक सेकेंड, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आप बाइंग पोजीशन पे हो तो उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। अगर आप बायर हो तो आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, अगर आप सेलर हो तो आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन मतलब बायर, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेलर। ठीक है, स्पॉट प्राइस से मतलब है प्राइस ऑफ द असेट इन द स्पॉट मार्केट। जो स्पॉट मार्केट है, जो मार्केट प्राइस जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। उस समय मार्केट में उस कमोडिटी, उस स्टॉक का प्राइस कितना है, वो उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट प्राइस। डिलीवरी या फॉरवर्ड प्राइस मतलब जो फ्यूचर में जो आपको जिस प्राइस पे डिलीवरी लेनी है, या आपने जो प्राइस फिक्स की हुई है, प्राइस ऑफ द असेट एट डिलीवरी डेट, जो डिलीवरी डेट पे जो प्राइस होगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइस या फिर डिलीवरी प्राइस। हाँ, अभी हम लोग बात करते हैं फ्यूचर्स की। जैसे मैंने बताया, जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में डिफरेंस केवल यही है, जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा। एंड ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब चाहे वो क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो या डेट, डिलीवरी डेट हो या प्राइस हो, ये सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है कि कितना होगा। ठीक है, फ्यूचर इज स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। ठीक है, एनएससी, बीएससी इंडिया में आप वहां पे जाके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शंस के। ठीक है, ऑप्शंस की ट्रेडिंग आप स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं और फ्यूचर्स की। स्टैंडर्डाइजेशन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी भी डिसाइड आपका स्टॉक एक्सचेंज ही करता है कि एक लॉट में कितना साइज होगा, कितनी क्वांटिटी होगी उस कमोडिटी की या फिर उस स्टॉक की, उस शेयर की। ठीक है, वो कैसे, अभी हम लोग अभी मैं बाद में आप लोग को बताऊंगा किस तरह से वो लॉट साइज किस तरह से रखते हैं। उसके बाद क्वालिटी कैसी होगी, अगर मैं कमोडिटी की बात करूं तो वहां पे वो क्वालिटी भी मेंशन करते हैं, हाँ इस क्वालिटी का ये कमोडिटी होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल फ्यूचर्स। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वहां पे क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर शेयर्स हैं तो, स्टॉक्स है, इक्विटी है, तो वहां पर क्वालिटी का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कमोडिटी है तो वहां पर भी क्वालिटी मतलब मेंशन किया होता है कि हाँ ये क्वालिटी का कमोडिटी होने चाहिए। दूसरी चीज डिलीवरी डेट और एंड प्रोसीजर, डिलीवरी डेट और जो एक्सपायरी डेट है, डिलीवरी डेट है, वो चीज है, और प्राइस। ठीक है, ये सारी चीजें आपके स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है, स्टैंडर्डाइज्ड होती है, सभी के लिए एक होती है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पर देखिए, इधर आपको राइट में दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 प्राइजेस दिख रहे होंगे, D1, D2, D3। ठीक है, यानी कि 3 प्राइजेस दिख रहे हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस, स्पॉट प्राइस, या 3 तरह के प्राइजेस दिख रहे हैं, $10, $12, $14। ठीक है, D1, D2 एंड D3। और इधर 3 आपको इन्वेस्टर दिख रहे होंगे, ABC। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम पे ये जो है ये प्राइजेस है। D1 जो टाइम होगा वहां पर उस टाइम पीरियड पे ₹10 है, $10 है। D1 टाइम पे $12 है और D3 टाइम पे $14 है। ठीक है, ABC, ये 3 जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने
लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन दोनों लिया हुआ है, मतलब कि इन्होंने पहले बाय किया है या पहले सेल किया है, बाद में बाय किया है, मतलब ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया हुआ है वो अभी खत्म हो चुका है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन दोनों ले चुके हैं अलग-अलग प्राइस पे, ठीक है? मतलब कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इनको ए, बी, सी ये तीनों ने बाय किया और सेल किया है, तो इनको एक दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सीधे मार्केट में गए, जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां से गए, उन्होंने जो भी प्राइस रहा उस समय उन्होंने बाय किया और बाद में उसको सेल कर दिया, ठीक है? या पहले सेल किया बाद में बाय किया, मतलब कुल मिला के जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, सपोज मुझे लग रहा है कि प्राइजेस कम होने वाले हैं तो मैं सेल कर दूंगा, ठीक है? या अगर मुझे लग रहा है प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो मैं बाय कर लूंगा फ्यूचर, ठीक है? और अगर मैंने सपोज बाय किया हुआ है और फिर मुझे प्राइजेस बढ़े और फिर मैं सेल कर दूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे खत्म हो जाएगा या फिर वो एक्सपायर होगा। दो ही चीजें पॉसिबल है ना। अगर सपोज मैंने फ्यूचर डेरिवेटिव लिया हुआ है और मैंने बाय किया हुआ है, मैंने जो है लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, तो उसके कुछ देर जब लॉन्ग पोजीशन ले ली उसके बाद मैं ये देखूंगा कि मैंने जिस प्राइस पे लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, बाय किया हुआ है, उससे जब भी प्राइस बढ़ेगा, जब मुझे लगेगा मुझे प्रॉफिट अभी मिल रहा है तो मैं उसको जो है एग्जिट ले लूंगा, मैं उसको सेल कर दूंगा और जितना भी उस समय प्रॉफिट होगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से मैं पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करूंगा। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि भाई जब एक्सपायर हो रहा है उस समय जो प्राइस होगा वो मुझे मिल जाएगा अगर मैंने एग्जिट नहीं लिया। लेकिन ज्यादातर फ्यूचर्स में लोग पहले ही एग्जिट ले लेते हैं, ठीक है? जब भी उनको लगता है कि प्रॉफिटेबल सिचुएशन पे है या फिर उनको लगता है कि अभी ज्यादा लॉस होने के चांसेस हैं, तब वो एग्जिट ले सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइम पे सपोज कोई स्टॉक है, कोई शेयर है, उसका अलग अलग टाइम पे ये प्राइस है और ये ए बी सी ये तीन ट्रेडर्स है, ठीक है? अभी इनको बाय करने के लिए किसी दूसरे पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये सीधे मार्केट में जाएंगे। अभी ए की बात करते हैं। ए जब मार्केट में इसको जब जब भी वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना था, जो भी फ्यूचर लेना था, जब वो मार्केट में गया तो उस समय प्राइस D1 यानी कि $10 चल रहा था, तो उसने लॉन्ग पोजीशन ले लिया, ठीक है? इसी तरह बी जब इसी तरह बी जो है, बी ने उसी टाइम पे जिस टाइम पे ए ने $10 का बाय किया हुआ है, उसी टाइम पे बी को लग रहा है कि वो स्टॉक की प्राइस कम होगा, ठीक है? तो उसने सेल कर दिया $10 को। मतलब ए ने बाय किया और बी ने सेल किया, लेकिन ये एक दूसरे से मिले भी नहीं। इन्होंने सीधे स्टॉक एक्सचेंज गए और वहां से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? इसी तरह अभी अगर हम सी की बात करें तो सी ने क्या किया कि सी जब पहुंचा स्टॉक मार्केट में उस समय प्राइस जो है वो ₹12 था, ठीक है? तो 12 था। तो इसने यहाँ पे बाय किया और ए ने उसी टाइम पे सेल कर दिया ₹12 में, सॉरी $12 में, ठीक है? तो अभी ए का पोजीशन तो खत्म हो गई ना, मतलब इसने $10 में इसको लॉन्ग पोजीशन लिया यानी बाय किया और $12 में बेच दिया, ठीक है? किसको बेचा? सी को। अभी हम यही अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? मगर ये दोनों को मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये लोग सीधे स्टॉक मार्केट में गए और उधर से इन्होंने ट्रांजेक्शन कर लिया। तो अभी की ए की तो जो है यहाँ से इन्होंने इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट ले लिया है। इन्होंने $10 में बाय किया हुआ था, लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी और $12 में शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल कर दिया और इनका जो प्रॉफिट हो गया वो $2, ठीक है? अभी जो हमारे पास इस समय जो सिचुएशन है वो है कि भाई बी ने $10 में इन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है और सी ने लॉन्ग पोजीशन $12 पे लिया हुआ है, ठीक है? अभी इनको अपना जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसको वहां से एग्जिट लेना है या फिर सपोज वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो उस समय जो प्राइस है यानी D3 जो आपका टाइम है, ठीक है? उस समय सपोज जो प्राइस है उस फ्यूचर की, उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस वो $14 पहुंच गया।
तो अभी एग्जिट तो लेना ही पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तो दोनों ने इधर एग्जिट ले लिया। अभी एग्जिट लेने से क्या हुआ, अभी आप बी का जो लॉन्ग पोजीशन है वो 14 है, यानी बाइंग पोजीशन 14 और सेलिंग पोजीशन 10, यानी कि इसको 10 रुपए $4 का लॉस हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं सी की बात करूं तो इन्होंने बाय किया है 12 रुपीज में और सेल किया है $14 में। मैं बार बार रुपीज बोलते रहा हूँ, ठीक है, डॉलर में, $14 में। तो इनको $2 का इनको प्रॉफिट हो रहा है। आ रहा है समझ में या फिर से मैं बताऊं? आ रहा है सर, आ रहा है। अरे ठीक है। यस सर। देखिए यहाँ पर एक ए ने ये सोचा है भाई, इन्होंने सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है, इसका मतलब ये सोच रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, इस बेसिस पे इन्होंने लॉन्ग पोजीशन लिया है। सी ने भी पहले लॉन्ग पोजीशन लिया, यही सोच के कि प्राइसेस बढ़ेंगे। मगर बी का बेयरिश अप्रोच था, इनको लग रहा था प्राइसेस कम होंगे, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया, यानी सेल किया, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन आप तब लेते हो जब आपको लगता है प्राइसेस कम होने वाले हैं। मगर इसका इन दोनों के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग चली मार्केट, मतलब कि इन्होंने, ए ने सोचा कि बढ़ेगा, बढ़ गया, सी ने सोचा बढ़ेगा, वहां भी बढ़ गया, मगर बी ने सोचा था कि कम होगा, लेकिन उधर प्राइस बढ़ गए, इसलिए इनको लॉस हो गया, ठीक है। तो $2 ए के पास गए, $2 सी के पास गए, और बी को लॉस हो गया $4 का। अल्टीमेटली पैसे बी के ए के पास भी गए और सी के पास गए, ठीक है। मगर ये जो भी चीजें हुई, जो ट्रांजेक्शन्स हुए, यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं होंगे, लेकिन आपस में इन्होंने ट्रांजेक्शन किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो सीधे स्टॉक एक्सचेंज में गए और उधर से उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया। ओके। टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर देखिए 3 तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मतलब जब हम लोग इक्विटी या शेयर्स की बात करते हैं, वहां पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, जहां पर डील करते हैं गोल्ड फ्यूचर, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, और भी बहुत सारे कमोडिटी है जिसमें फ्यूचर ट्रेडिंग की जा सकती है। उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर, जैसे निफ्टी वगैरह हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये भी, इसका भी आपको मिल जाएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे इसका भी, ठीक है। केवल सेंसेक्स में नहीं होती है ट्रेडिंग, बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जो बहुत सारे इंडेक्स है, वहां पर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ फ्यूचर पोजीशन, देखिए ज्यादातर क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया, लोग वेट नहीं करते एक्सपायर होने का। मोस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट हेल्ड टिल एक्सपायरी बट क्लोज्ड बिफोर दैट। ज्यादातर यही होता है कि लोग पहले ही एग्जिट ले लेते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के हो सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मुझे 15 दिन मैंने किया, और 15 दिन बाद मुझे लग रहा है कि हाँ अभी मुझे जितना सोचा था मैंने, मुझे उतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो उधर से मैं एग्जिट ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत लॉस हो गया, अभी हो सकता है और फ्यूचर में और लॉस होता है, तो फिर मैंने वहां से एग्जिट ले लिया। दोनों तरह से किया जा सकता है। इफ हेल्ड टिल एक्सपायरी, दे आर जनरली सेटल्ड बाय डिलीवरी, ठीक है। अगर एक्सपायरी तक आपने हेल्ड किया तो आप डिलीवरी के लिए जाते हो, सेटलमेंट के लिए जाते हो, और उसके लिए 2-3% आपको ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। बाय क्लोजिंग ऑफ उस ये सारी चीजें हम लोग जो है जब प्रैक्टिकली देखेंगे ना, तो ये चीजें ज्यादा आसान, ज्यादा समझ में आएंगी, कैसे एक्सपायरी कैसे होती है, कैसे उसका वहां पे सेटलमेंट कैसे होता है। By closing a future contract before expiry, the net difference is settled between traders without physical delivery of the underlying, ठीक है। जो अगर ये बाय क्लोजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एक्सपायरी, द नेट डिफरेंस सेटल्ड बिफोर, मतलब कि जब आप एक्सपायर होने के पहले करते हैं, तो क्या करते हैं भाई, आप देखते हो डिफरेंस अमाउंट क्या है, जब आपने उस पोजीशन को लिया था और जब आप एग्जिट ले रहे हो, उन दोनों का डिफरेंस अमाउंट क्या है, वो आपका या तो प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस होगा, और उसी में सेटलमेंट
हो जाता है। सपोज जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने लॉन्ग पोजीशन ली, उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सपोज 1,50,000 थी। उसको एग्जीक्यूट जब मैं वहां से एग्जिट ले रहा हूँ, तो सपोज प्राइजेस गिर गए, ठीक है, 1,40,000 हो गया, तो वो बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो मेरा लॉस हो जाएगा। ये टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर्स में। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था लॉट साइज की बात की थी मैंने, ठीक है। तो लॉट साइज डिसाइड कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज या वो कंपनी, ठीक है, कंपनी डिसाइड करती है, जो जिसने भी इशू किया। द अमाउंट ऑफ असेट दैट हैज टू बी डिलीवर्ड अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट, ऑल फ्यूचर्स आर सोल्ड इन मल्टीपल ऑफ लॉट्स, ठीक है, विच इज डिसाइडेड बाई अच्छा ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉट साइज, जैसे कि टाटा का इन्होंने एग्जांपल दिया, टाटा स्टील का एग्जांपल दिया है इन्होंने कि ये 500 शेयर्स का इनका लॉट साइज है। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप 500 शेयर्स मिनिमम आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये मल्टीपल ऑफ 500, ठीक है। अगर सपोज मैं एक लॉट साइज के लिए जा रहा हूं तो मुझे 500 शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 2 के लिए जा रहा हूं तो 1000 शेयर्स फ्यूचर्स का मुझे करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं होता कि मैं 100 शेयर्स का कर लूं, 200, 400, 600 का कर लूं, 700 का कर लूं, नहीं। मैं 500 का कर सकता हूँ, 1000, 1500, 2000, मल्टीपल्स ऑफ जो है 500, वही मैं कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो लॉट साइज 500। और अच्छा ये भी मतलब नहीं टाटा स्टील का 500 है तो सबका 500 होगा, नहीं, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है उस स्टॉक के ऊपर। इसी तरह इंडेक्स में भी जो है इनका भी जो है लॉट साइज अलग अलग, लॉट साइज की क्वांटिटी अलग अलग होती है। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, the period for which a contract trades, the futures on the NSE have 1 near month, 2 next month, 3 far month expiry cycles। मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ के हो सकते हैं। और एक्सपायरी डेट यूजली लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। लास्ट जो थर्सडे होगा वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट सपोज जो है वो एक्सपायर होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी मार्केट में जाऊंगा तो मुझे मई, जून, जुलाई ये 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मुझे देखने को मिलेंगे, वहां पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। या जो मई वाला होगा वो थोड़ा सा सस्ता होगा, ठीक है। जून वाला होगा और जुलाई वाला, 3 तरह के मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उधर दिखाई पड़ेंगे। और जो मई वाला होगा वो लास्ट जो थर्सडे, मई लास्ट थर्सडे में एक्सपायर होगा। इसी तरह जून वाला लास्ट थर्सडे और उसके बाद जुलाई वाला लास्ट थर्सडे, ठीक है। लास्ट वीक के जो भी थर्सडे होगा उसमें वो एक्सपायर हो जाएगा। और और प्रीवियस डे इफ थर्सडे इज पब्लिक हॉलीडे, या अगर थर्सडे पब्लिक हॉलीडे होता है तो उस कंडीशन में उसके पहले वाले दिन, ठीक है, वो फिक्स होता है कि उसी दिन वो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सपायर हो जाए। इसी तरह स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं। स्ट्राइक प्राइस से मतलब है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इसकी, स्ट्राइक प्राइस से मतलब है जो जिस प्राइस पे आप फिक्स करते हैं, ठीक है। जो भी वो आप चाहे ऑप्शंस डेरिवेटिव की बात करें या फ्यूचर्स की बात करें, दोनों में आप एक प्राइस फिक्स करते हैं जिसपे आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि सपोज अभी कोई स्टॉक है, सपोज रिलायंस का स्टॉक है, मेरे ख्याल से वो करीब होगा इस समय करीब 2000 के करीब होगा या उससे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि ये 2000 से ऊपर जाएगा, तो मैंने उस प्राइस को फिक्स कर दिया 2000 रुपीज, 2000 रुपीज पे फिक्स कर दिया कि भाई हाँ ये प्राइस पे आज से 3 महीने का मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। इस स्ट्राइक प्राइस पे मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। अभी 2000 से जितना भी प्राइसेस
बढ़ेगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। द एग्रीड प्राइस ऑफ द डील इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। कॉस्ट ऑफ कैरी से मतलब है डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड करेंट प्राइस। ठीक है, जो जो अगर आप सपोज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ टाइम पीरियड, कुछ टाइम बीतता है, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस इसी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि भाई स्ट्राइक प्राइस और करंट प्राइस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर जो डायरेक्शन आपने सोच रखा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट है और तो आप प्रॉफिटेबल, आपको प्रॉफिट होगा, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो उसको जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड करंट प्राइस, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन, अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मार्जिन मनी की जरूरत होती है, चाहे अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने हो या फिर ऑप्शंस करने हो। ठीक है, ऑप्शंस में थोड़े कम मार्जिन की जरूरत होती है। अगर मैं बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो वहां भी ज्यादा मार्जिन की जरूरत पड़ती है। मगर ऑप्शंस में अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो उधर मुझे कम मार्जिन की जरूरत पड़ती है, और फ्यूचर में मुझे ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है। ठीक है, मगर उतना नहीं देना पड़ता जितना होल्डिंग में देना पड़ता है। ठीक है, होल्डिंग में तो आप खरीदते हो तो वो तो अलग ही बात है। यहाँ पर अगर हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ मार्जिन मनी मुझे रखना पड़ता है। ऐसा होता क्यों है वैसे, मार्जिन मनी रखने की जरूरत क्यों है, तो बता सकते हो? देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, इट्स एम टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर काउंटर पार्टी। ठीक है, अगर हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर ऐसा पॉसिबल है कि भाई दूसरी पार्टी मना कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने का। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप लीगली थोड़ा बहुत एक्शन ले सकते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है आपके पास। मगर यहाँ पर काउंटर पार्टी अगर मना मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पैसे लगे हुए हैं ऑलरेडी, उसने मार्जिन मनी दिया हुआ है। ठीक है, तो अ मार्जिन इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द क्लियरिंग हाउसेस। ठीक है, जो क्लियरिंग हाउसेस होते हैं वहां डिपॉजिट करना होता है मार्जिन मनी, बाय बोथ बायर एंड सेलर्स इन अ मार्जिन अकाउंट इन ऑर्डर टू ओपन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन करने के लिए आपको मार्जिन मनी क्लियरिंग हाउसेस में डिपॉजिट करना होता है। इट इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट एम टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर काउंटर पार्टी। ओके, यहाँ पे देखिए दो तरह के मतलब कि यहाँ पे आपने जो शुरुआत में, जैसे जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस समय आपको इनिशियल मार्जिन आपको डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, डिपॉजिट दैट a trader must make before trading any future usually 10% of contract, 10% of contract size। ठीक है, ज्यादातर ये होता है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज है, सपोज 500 की लॉट है और स्टॉक जो शेयर है उसका प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, तो करीब 50,000 रुपए का हो गया। तो मुझे जो है वहां पर केवल 10% कॉन्ट्रैक्ट साइज का 10% मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 10% कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ज्यादातर 10% होता है, ये बोल सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर, डिपेंड करता है उस कमोडिटी के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर। सबका अलग अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर 10% जो आपको इनिशियल मार्जिन जो आपको देना पड़ता है। इसके बाद आता है मेंटेनेंस मार्जिन। When margin reaches a minimum maintenance level, the trader is required to bring the margin. When margin reaches a minimum maintenance level, the trader is required to bring the margin back to its initial level. अभी यहाँ पर क्या है, मेंटेन, जैसे सपोज मुझे इनिशियल मार्जिन सपोज 50,000, 50,000 रुपए मुझे देना पड़ा। अभी लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई, जो मैंने सोचा था वैसा मूवमेंट नहीं आया मार्केट में, या उस
स्टॉक में, उस शेयर में। और धीरे धीरे क्या हुए, मेरे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है या जो मुझे लॉस होना स्टार्ट हो गया, उसकी वैल्यू कम, फ्यूचर की वैल्यू कम होने लगी। अभी कम हो जैसे ही वो कम होते होते मेंटेनेंस लेवल पे पहुंचता है, मतलब ज्यादातर जो है वो 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन वो आपका मेंटेनेंस लेवल होता है, मेंटेनेंस मार्जिन होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो मेंटेनेंस लेवल पे पहुंचेगा, अभी वापस आपको उसको टॉप अप करना पड़ेगा, ठीक है। टॉप अप कितना करना पड़ेगा, वापस फिर से आपको इनिशियल मार्जिन तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। वरना अभी अभी सपोज ज्यादा लॉस हो जाए या वो माइनस में चला जाए, फिर आपसे तो कोई मांगने आएगा नहीं, ठीक है। वो प्रॉब्लम होती है ना, अभी मान लो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है मार्केट में, एक ही दिन में वो नीचे होकर जीरो के भी नीचे चला गया, वैल्यू जीरो के भी नीचे माइनस में चले गए, ठीक है। मतलब लॉस इतना ज्यादा हो गया क्योंकि आपने तो केवल 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है ना, मूवमेंट तो जो है 100% पे हो रहा है। आपने तो केवल मार्जिन मनी 10% दिया हुआ है। अगर 10% से ज्यादा मूवमेंट हो गया किसी दिन, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो प्रॉब्लम क्या है कि वो लॉस लॉस में क्या, बहुत ज्यादा लॉस में चला जाएगा। फिर वहां मार्जिन मनी में भी कुछ बचेगा नहीं कि आप जो जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसको दे पाए स्टॉक एक्सचेंज। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया भाई, एक मेंटेनेंस मार्जिन तय कर दिया कि भाई हाँ, इतना इतने पे पहुंचने के बाद आपको फिर से टॉप अप करना पड़ेगा इनिशियल मार्जिन तक, तभी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे के लिए बढ़ेगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। When margin reaches a minimum maintenance level, the trader is required to bring the margin back to its initial level. The maintenance margin is generally about 75% of initial margin. ठीक है, जो आपका मेंटेनेंस मार्जिन होता है वो कितना होता है, 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन। वेरिएशन मार्जिन से मतलब है एडिशनल मार्जिन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन अकाउंट अप टू द रिक्वायर्ड लेवल। मतलब कि एडिशनल मार्जिन अगर आप देते हो कुछ अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के लिए या उसको क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसको वेरिएशन मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन कॉल, जब आपका मेंटेनेंस मार्जिन पे जब आ, वो लेवल मेंटेनेंस लेवल पे जब आपका वैल्यू पहुंच जाती है, जो प्राइस पहुंच जाता है, तो उस समय मार्जिन कॉल की जाती है कि भाई हाँ, अब आप उसको टॉप अप कर दो। इफ अमाउंट, एक सेकेंड, हाँ, if the amount of margin account falls below the maintenance level, a margin call is made to fill the gap. आगे बढ़ते हैं। मार्किंग टू मार्केट, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं या फ्यूचर्स की बात करूं, तो यहाँ मार्किंग द मार्केट, मार्किंग टू मार्केट मतलब कि जो आपके ऑप्शन की वैल्यू है या फिर जो आपके फ्यूचर की वैल्यू है, ठीक है। ये चीज दोनों जगह अप्लाई होती है, चाहे ऑप्शन या फिर फ्यूचर। वो जो ऑप्शन की वैल्यू या फिर जो फ्यूचर्स की वैल्यू है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सपोज अभी मैंने आज कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां पे सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 1,50,000 है, मगर जो अंडरलाइंग असेट है उसके उसमें मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, प्राइजेस बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे उधर प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर की वैल्यू है वो भी बढ़ते रहेगी। तो हर दिन आपको अलग प्राइजेस देखने पड़ेंगे, और जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हर दिन प्रॉफिट या लॉस दिखता रहेगा, ठीक है। हाँ, एक दिन बाद हाँ, आप 1% प्रॉफिट हुआ, 2% लॉस हुआ, 15% हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया, 25% प्रॉफिट हो गया। हर दिन अलग आपको दिखता रहेगा, जिस हिसाब से उस अंडरलाइंग असेट में फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं मार्किंग टू मार्केट। दिस इज प्रैक्टिस ऑफ पेरियोडिकली एडजस्टिंग द मार्जिन अकाउंट
ठीक है, यहाँ एडजस्ट होता रहता है मार्जिन, जो भी पैसे जो मार्जिन मनी होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। मार्जिन अकाउंट बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फंड बेस्ड ऑन चेंजेस इन मार्केट वैल्यू टू रिफ्लेक्ट द इन्वेस्टर्स गेन और लॉस, जो गेन और लॉस को बताते रहते हैं इन्वेस्टर के। दिस लीड्स टू चेंजेस द मार्जिन अकाउंट डेली। दिस इंश्योर दैट देयर आर जीरो डिफॉल्ट्स बाय द पार्टीज। ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के, कंपैरिजन किया गया है फ्यूचर और फॉरवर्ड को। सबसे पहले ट्रेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो फॉरवर्ड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ऐसा नहीं होता, नो, फ्यूचर में बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड नहीं है। यूज एसोसिएट क्लियरिंग हाउसेस टू गारंटी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट। ये चीजें आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होती है, जहाँ पे क्लियरिंग हाउसेस होते हैं जो सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको मार्जिन मनी क्लियरिंग हाउसेस को देना पड़ता है। सारी चीजें फ्यूचर्स में होता है, फॉरवर्ड में नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड मार्जिन पेमेंट्स। मार्जिन पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फ्यूचर्स में, फॉरवर्ड में नहीं। मार्केट आर ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल फ्यूचर में ट्रांसपेरेंट होता है, सारी चीजें आपको दिखती हैं, फॉरवर्ड में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। बस वो दो पार्टीज हैं, वो मिले, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वही जो जानते हैं, बाकी और कुछ नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है। मा, मार मार्क्ड टू मार्केट डेली, मतलब कि वही चीज जो अभी मैंने बताई, डेली बेसिस पे जो प्राइजेस हैं, जो वैल्यूज हैं फ्यूचर की, वो चेंज होते रहते हैं। क्लोज्ड प्रायर टू डिलीवरी। तो अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो आपको एक्सपायर कब होगा, उसको एग्जिट कब लेंगे, जब वो ड्यूरेशन खत्म होगी। 2 महीने का अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है या 3 महीने का, तो जब वो ड्यूरेशन खत्म होगा तब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट हमें करना होता है, डिलीवरी करनी होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। मगर फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, आप पहले भी एग्जिट ले सकते हो, और ज्यादातर लोग पहले ही एग्जिट ले लेते हैं। प्रॉफिट और लॉसेस रियलाइज्ड डेली। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया फ्यूचर्स में डेली आप प्रॉफिट या लॉसेस वहां पे आपको दिखते हैं कि हाँ इस दिन में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो सारी चीजें उधर दिखती रहती हैं। फॉरवर्ड में ऐसा नहीं है, फॉरवर्ड में प्राइजेस चेंज नहीं होते, आपको जिस प्राइस पे आपने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उस प्राइस में आपको आखिर में जो भी वो एक्सपायर हो रहा होगा, उस प्राइस में वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, उसी समय पता चलता है हाँ ये लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी इसमें कुछ डाउट हो किसी को, सॉरी इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ लो। थोड़े बहुत इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग हेजिंग करते हैं फ्यूचर्स में, और इंडेक्स फ्यूचर कैसे काम करता है, या करेंसी में फ्यूचर कैसे काम करता है, या स्टॉक में शेयर्स में कैसे काम करता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए और एग्जिट ले लीजिए।